वेलकम टू न्यूज़ इंडिया। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो आप टॉपिक के हेडलाइन से समझ ही गए होंगे कि अमृतपाल सिंह जो है इसको पंजाब के मोगा के अंदर एनएसए के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। जी अब जी ये काफ़ी लंबे टाइम से भागा हुआ था और इसको फाइनली जो है पकड़ लिया गया है और इसको यहाँ से आसाम के डिब्रूगढ़ जेल के अंदर भेज दिया गया है। इस टॉपिक के अंदर अगर हम आगे देखें तो इसके ऊपर पंजाब पुलिस ने भी अपनी स्टेटमेंट को ट्वीट किया है कि ये अरेस्ट कर लिया गया है मोगा से। और इस पर जो पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल हैं श्री सुखचैन सिंह गिल जी, इन्होंने कॉन्फ्रेंस की है जिसके अंदर इन्होंने इसकी डिटेल दी है कि ये पिछले 35 दिन से भागा हुआ था और इसको अरेस्ट करने के लिए इन्होंने पंजाब स्टेट के 10 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया हुआ था, जिसके अंदर इनके बहुत सारे करीबी जो प्रो खालिस्तानी प्रोपागेंडा फैलाने वाले साथी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और धीरे धीरे ये इसका जो सर्कल है वो नैरो होता चला गया और फाइनली आज मोगा के रोड के अंदर, जो कि जनरल सिंह भिंडरावाले का गांव भी कहा जाता है, नेटिव गांव, जहाँ पर इसको एक गुरुद्वारे से अरेस्ट कर लिया गया है। और कहीं ना कहीं इसकी अरेस्ट का यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रोपागेंडा होगा जो कि फ्यूचर के अंदर देखने को मिलेगा और डेफिनेटली ये चीज़ें उठाई जाएंगी और वो देखने में इंटरेस्टिंग होगी कि किस तरीके से जो आईएसआई है इस चीज़ को आगे भुनाती है और देश के अंदर इस एजेंडे को उठाने की कोशिश करती है। तो जो मिस्टर गिल है इन्होंने इस चीज़ को बताया है कि इसके लिए एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया गया था अमृतसर पुलिस के द्वारा। और इसकी जो लोकेशन है ये आइडेंटिफाई सुबह के टाइम गुरुद्वारे में कर ली गई थी और किसी एक बंदे ने इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी है। उसके बाद में पुलिस ने पूरे गांव को सराउंड किया है और जो गुरुद्वारे को है बहुत शांति से सिविल ड्रेस में पूरे गुरुद्वारे को पहले घेर लिया है। उसके बाद में इसको अल्टीमेटम दिया है बाहर आने के लिए और मेक श्योर किया कि कोई भी ऐसा रास्ता ना मिले इसको जिससे कि ये भाग सके। जब इसने ये सब चीज़ें देख ली कि ये कहीं से निकल के भाग नहीं सकता है तो उसके बाद में फाइनली इसने जो है पुलिस को, पंजाब पुलिस को सरेंडर कर दिया। और ये सुबह 6:45 पर इसने अपने आप को सरेंडर किया है और उसके बाद में करीबन 8 बजे के आसपास प्लेन से इसको डिब्रूगढ़ जेल जो आसाम है वहाँ पर एनएसए ने ट्रांसफ़र कर दिया है। और डिब्रूगढ़ जेल जो है इसके आने के बाद से एकदम किले की तरह हो गई, सिक्योरिटी इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अब इनको वहाँ पर रखकर अब इनसे की जाएगी पूछताछ, ये किधर से इन्होंने ट्रेनिंग ली, क्योंकि इसके बारे में जब ये भागा था काफ़ी सारे खुलासे निकल के आए हैं कि आईएसआई के थ्रू इसे जॉर्जिया के अंदर, यूएस के अंदर जो है वहाँ पे ट्रेनिंग दी गई थी। साथ ही साथ में एजेंडा से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल इनके पास मिला था कि किस तरीके से इन्होंने ग्रुप बनाए हैं। ये जो इनके पास में इतने सारे हथियार आ रहे थे जिसमें काफ़ी सारे कानूनी, कई काफ़ी सारे गैर कानूनी हथियार भी बरामद किए गए हैं और इनके एजेंडा को फैलाने के लिए हथियारों का किस तरह से ये इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जाके ये वॉयलेंस करेंगे, इस टाइप की काफ़ी सारे मटेरियल्स को जो है पंजाब पुलिस ने सीज़ किया उस टाइम पे। तो उन सब से रिलेटेड इनसे पूछताछ की जाएगी, निकाला जाएगा कि किस टाइप से ये पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया, कैसे ये दुबई के अंदर आईएसआई के संपर्क में आया और कैसे इसने सारे प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए काम किया है आईएसआई की इंस्ट्रक्शंस पे। साथ ही साथ में इसके संबंध किस तरीके से स्थापित हुए हैं उनके ऊपर भी डिटेल में इंफॉर्मेशन आएगी, जो अभी फ़िलहाल अभी है नहीं बाहर, लेकिन जैसे जैसे खुलासा होगा उसी तरह से ये न्यूज़ आती जाएगी और हम आपसे शेयर भी करेंगे इसके ऊपर। यहाँ तक कि जब इनके साथियों को अरेस्ट किया गया और इसको भी किया गया तो खालिस्तानी जो आउटफिट्स हैं, जो कि संगठन्स हैं, इन्होंने थ्रेट भी किया। जो ये सीएम हैं आपके आसाम के मिस्टर विश्वास, इनको, हेमंत विश्वास को बोला गया कि आप इस मैटर से दूर रहिए और आप अपने यहाँ पर खालिस्तानी जो ये इनके लोग हैं इनको बिल्कुल जगह मत दीजिए, आप इनको वापस पंजाब भेज दीजिए। इस तरह के थ्रेट दिए गए वरना अच्छा नहीं होगा। तो इस टाइप के स्ट्रेस जो थ्रेट भी हैं वो भी काफ़ी फैलाए गए, लेकिन फ़िलहाल ये आसाम की जेल में ही हैं और इनके साथ में वहाँ पे जो है एनएसए पूछताछ करेगी। और ये शायद खालिस्तानी जो आतंकवादी, इनको भी ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो ये लोग जो है आसाम में ज़्यादा सेफ हैं, क्योंकि ये जो संगठन है ना, ये इनके काफ़ी ज़्यादा बुरे संबंध हैं कुछ और गैंग्स के साथ में पंजाब के अंदर जो एक्टिव हैं।
और अगर इनको पंजाब की जेल में रखा जाए तो पिछले कुछ दिनों की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो काफ़ी ब्रीचेस हुए हैं जेल्स के अंदर। तो जेल में जो ये ब्रीच हुए हैं उसके अंदर काफ़ी लोगों को काफ़ी चोट भी पहुंची है, नुकसान भी पहुंची है। अगर कुछ न्यूज़ को अगर हम लोग कवर करके बताएं तो अगर इनको वहाँ रखा जाता तो काफ़ी चांसेस थे कि किसी तरीके की मिस हैपनिंग भी हो सकती थी वहाँ पे, इन लोगों के साथ भी या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में भी। तो इस टाइप की किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ही इनको पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट रखने के लिए किसी भी नेटवर्क से इनको इतनी दूर आसाम के अंदर शिफ्ट किया गया है, ताकि इनसे आराम से वहाँ पूछताछ की जाए और इनको किसी भी तरीके का कोई जान का खतरा भी ना हो। और पंजाब के अंदर जो इस टाइम के हालात हैं इनको वहाँ पर रखना इनकी खुद की सुरक्षा के लिए भी सेफ़ नहीं है। अब अगर हम बात करें कि इससे पंजाब के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, जो अभी पंजाब की ग्रोथ है, जिस टाइप से पंजाब आगे बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आता अगर ये एक्टिवेट रहता तब भी, और फिलहाल अभी जो पकड़ा गया तब भी। तो पंजाब के अंदर अगर आज के टाइम देखा जाए तो 3 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा फ्लरिश कर रही हैं और बहुत ज़्यादा पैसा देती है पंजाब गवर्नमेंट को भी इंडस्ट्रीज़, और जो पंजाब के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा आप कहिए कि काम भी देती है, नौकरी भी देती है, बिजनेस भी देती हैं। तो सबसे पहली जो इंडस्ट्री है वो पंजाब का एग्रीकल्चर है। पंजाब एक एग्रीकल्चर स्टेट है और ये देश की पहली स्टेटों में से एक है जहाँ पे हरित क्रांति हुई थी। पंजाब हरियाणा वो स्टेट थी जहाँ पर पंडित नेहरू ने सबसे पहले हरित क्रांति की स्कीम को लाए थे, और इसकी वजह से पंजाब के जो किसान हैं ये काफ़ी एजुकेटेड हो गए थे शुरू से ही खेती को लेके। और इन्होंने इंडिविजुअल लेवल पर, मतलब कि सिख एक ऐसी कौम है जो वैसे भी काफ़ी इनोवेटिव है, तो इन्होंने खुद भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए क्योंकि इनके साथ के लोग बहुत सारे बाहर भी रहते हैं। और उसकी वजह से पंजाब के अंदर आज के टाइम पर गेहूं और चावल जैसी फसलें जो सरप्लस में होती है, यहाँ के किसान काफ़ी अमीर और पैसे वाले भी हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री ये डेवलप है आज के टाइम में जो पंजाब के अंदर है। अगर ये किसी भी तरीके से पंजाब की शांति को डिस्टर्ब करने में कामयाब होता तो इसकी वजह से सबसे पहला इम्पैक्ट आता वहाँ के किसानों पे, क्योंकि अनस्टेबल होने की वजह से वहाँ के किसान ना तो खेती कर पाते ढंग से, और चारों तरफ कर्फ्यू और अलग अलग तरीके के सिस्टम हो जाते हैं। काफ़ी लोगों को ये वर्गला के और अगर अपने साथ शामिल करता तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा टेंस माहौल बनता, जिससे कि पंजाब का एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डैमेज होता और इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती। इसी के साथ में अगर हम दूसरी इंडस्ट्री की बात करें वो है म्यूज़िक इंडस्ट्री। आज के टाइम में देखो ये किसी से छुपा नहीं है, पंजाब की म्यूज़िक इंडस्ट्री वर्ल्ड के अंदर अपना नाम बनाती है। पंजाबी सिंगर्स इतने नोन हैं जितने हिंदी के सिंगर्स नहीं हैं, यानी कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर विदेशों में भी अंग्रेज़ भी इनके गानों को सुनते हैं, इनकी बीट्स के ऊपर नाचते हैं। तो पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री ने जो मान कमाया देश के लिए, पंजाब के लिए, वो अपने आप में एक अलग लेवल रखता है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से जब से ये एक्टिविस्ट ग्रुप आए हैं यहाँ पे, या कुछ गैंग्स भी एक्टिवेट हुए हैं, इन्होंने इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाना शुरू कर दिया, जिसका एक रीसेंट एग्जांपल जो है वो मूसेवाला की डेथ भी है। और ये कहीं ना कहीं रंगदारी उगाही से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट करती है। तो जब इस टाइप के ग्रुप्स एक्टिवेट होते हैं तो वो पैसे के लिए इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करते हैं, उनसे पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर इस टाइप के ग्रुप्स को पनपने दिया जाता तो ये कहीं ना कहीं पूरे पंजाब में अनस्टेबिलिटी फैलाते, और ये कहीं ना कहीं इन सिंगर्स को भी टारगेट बनाते, जिससे कि पंजाब की म्यूज़िक इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता। और देखो ये खाली ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से सिर्फ नुकसान ही पहुंचता, पंजाब के अंदर आई अनस्टेबिलिटी की वजह से पंजाब का नाम भी ख़राब होता दुनिया के लेवल पे, और इन सिंगर्स की पॉपुलैरिटी पर भी इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता। और ऐसे बहुत सारे सिंगर्स भी हैं जो प्रो खालिस्तानी हैं, इस टाइप के एजेंडा को सपोर्ट भी करते हैं। अगर हम उन सिंगर्स की बात भी करें तो वो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोगों को पेनिट्रेट करने में हेल्प भी करते हैं। तो ये अच्छा हुआ कि ये टाइम पे पकड़ा गया और इस टाइप के कोई भी इंसिडेंट बढ़े नहीं, तो इसने इस इंडस्ट्री के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ने से बचाया। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री जो आज के टाइम पे वहाँ पे ग्रो कर रही है वो पंजाब की आईटी इंडस्ट्री है, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो आपका इन्फोसिस का बहुत बड़ा कैंपस बना हुआ है पंजाब के अंदर। उसके अलावा भी बहुत सारे कैंपस है जहाँ पे आईटी की बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई हैं। देखो अगर देखो तो पंजाब के अंदर आज से 10-15 साल पहले कोई इस टाइप की इंडस्ट्री नहीं थी। पंजाब पूरी तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता था, और
उसके अंदर अगर लोगों को मौका मिलता था, या तो वो खेती से मिलता था या कुछ लिमिटेड सोर्सेज थे जिससे कि लोग पैसा कमा सकते थे। लेकिन आईटी इंडस्ट्री के रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, लोग हैं, जिनको अपने घर से आज दूर नहीं जाना पड़ता और उनको बहुत अच्छा पैसा कमाने का मौका अपने ही घर के पास रह के मिल जाता है। क्योंकि देखो, जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, अगर उनको आईटी में कहीं जॉब करनी है या एमएनसीज में जॉब करनी है, तो उनको पंजाब को छोड़ के या तो दिल्ली, गुड़गांव जैसे, या बेंगलोर जैसे, हैदराबाद जैसे शहरों में शिफ्ट होना पड़ता था और उनको वहाँ जाके जॉब करनी पड़ती, जो कि अपने घर से दूर जाना वो किसी को पसंद नहीं आता, कि वो अपने घर से, अपने कल्चर से दूर रहें और फिर वहाँ जाके कमाएं। तो कहीं ना कहीं इस आईटी रेवोल्यूशन की वजह से लोकल लेवल के ऊपर जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है, उनको कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिकल फ्रीडम मिली है, जिससे कि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी है, पैसा आया है, लोग ज़्यादा शिक्षित हो रहे हैं, लोग जॉब्स और एमएनसीज को ज़्यादा आज के टाइम में प्रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन अगर इस टाइप के असामाजिक तत्व जो हैं अगर पंजाब में फैल जाते, तो इसकी वजह से इस इंडस्ट्री को भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचती, क्योंकि अनस्टेबल इन्वायरमेंट में कोई भी बड़ी आईटी इंडस्ट्री जो है वहाँ पर रुकती नहीं, निकल जाती। और कहीं ना कहीं जो आज के टाइम पर ये सिनेरियो है, इसको आईएसआई इसलिए ही सपोर्ट कर रहा है ताकि वो पंजाब को अनस्टेबल कर सके। और पंजाब में जो आज के टाइम पे एक कमाल की ग्रोथ हो रही है, जिसके अंदर कि पंजाब फ्लरिश कर रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, कहीं ना कहीं पंजाब एक इंटरनेशनल लेवल की स्टेट बन रहा है, जहाँ पर कि बड़ी बड़ी सड़कें आ गई हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ खुल गई, बिल्डिंगें बन गई हैं। तो ये पंजाब में नहीं था एक टाइम पे, लेकिन आज के टाइम पे ये है। तो ये जो ग्रुप्स यहाँ पर एक्टिवेट होने की कोशिश करते हैं बार बार, जिसको आईएसआई सपोर्ट करता है, उनका प्राइमरी मोटिव ही ये है कि पंजाब को कहीं ना कहीं नीचे ड्रैग करना, पंजाब के लोगों की ग्रोथ को रोकना, इनको अशिक्षित रखना और अनस्टेबिलिटी फैलाना पूरे देश में। तो इसी वजह से ही कहीं ना कहीं ये अमृतपाल नाम से जो एजेंडा बनाया गया, जिसने कहीं ना कहीं भिंडरे वाला का रूप रख के और सर्जरी लेके और अलग अलग तरीके से जो चीज़ों को फैलाने की कोशिश की गई है, इसको सपोर्ट कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी से ही मिल रहा है। इवेंचुअली टाइम के साथ में इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी राज खुलेंगे, कहानी खुल के सामने आएगी, और जब कभी भी डिटेल और आती हैं तो हम आपसे शेयर करेंगे। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। और फिलहाल टॉपिक ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी बात, लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकेंगे। क्योंकि सिर्फ जो लोग तैयारी करते हैं किसी एग्ज़ाम की वही नहीं, जो लोग न्यूज़ भी सुनते हैं, उनके लिए भी जानना ज़रूरी है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो प्लीज़ इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ आज का हम टॉपिक ख़त्म करते हैं। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।